हेलो एस्पिरेंट्स। अपनी इस चैनल पर चल रही है करंट अफेयर्स की सीरीज। अपन इसके 17th पार्ट तक आ गए हैं। ठीक है। आज भी अपन अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे पहले तो अपन सिर्फ इकोलॉजी के ही मतलब 2 लेक्चर में तो अपन ने सिर्फ स्पीशीज ही कवर करी थी। आज अपन स्पीशीज कवर नहीं करेंगे, आज अपन नॉर्मली ही पढ़ेंगे जैसे अपन पहले पढ़ते थे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला टॉपिक है आज का प्रेस्टन कर्व। प्रेस्टन कर्व क्या है? एक कर्व है। कर्व तो है ही, पर वो क्या दर्शाता है? प्रेस्टन कर्व दर्शाता है, शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन पर कैपिटा इनकम एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्रेस्टन कर्व का कहना है कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस करेंगे, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा होगा, आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, आपकी उम्र ज्यादा होगी। पैसे आएंगे आपके पास, आपकी इनकम अच्छी होगी, तो आप अच्छा खान पान करेंगे, आपकी एजुकेशन होगी, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी मिलेंगी, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा होगा, तो आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अब इसमें यह भी दर्शाया गया है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक लेवल तक ही बढ़ेगी। ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो आप अमर हो जाएंगे। ऐसे तो अंबानी वगैरह अमर हो जाएंगे। तो इसका यही मतलब है कि जीडीपी पर कैपिटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के। कि आपकी इनकम बढ़ेगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसे कमाते जाओ आप अमर होते जाओगे। ठीक है, एक लिमिट के बाद तो सबकी डेथ होनी है। हेफलिक लिमिट होती है 125 ईयर्स। देखो, प्रेस्टन कर्व, relationship between per capita income and average life expectancy. It highlights that an increase in per capita income of a country does not cause much of a rise in the life expectancy of its population beyond a point. GDP per capita is directly proportional to average life expectancy. ठीक है, ये कर्व देख लो। यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जीडीपी पर कैपिटा है। ऐसी लाइन बढ़ रही है कि जैसे दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे देख लेना। ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है देख लो एक बार, और कर्व कैसा बन रहा है। ऐसे कोई प्रेस्टन कर्व कहते हैं। देखो, यूपीएससी पहले सवाल पूछता था, मतलब बहुत साल पहले यूपीएससी ने क्या करा था, ऐसे कर्व्स दे देता था। फिर पूछता था कि प्रेस्टन कर्व कौन सा डायग्राम, कौन सा ये चार्ट दर्शाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा प्रेस्टन कर्व में। ठीक है, एक बार गौर से देख लेना। ठीक है, क्लियर हो रहा है। यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता था, ग्राफ भी दे देता था एक जमाने में, तो कहीं दोबारा ना पूछ ले। तो प्रेस्टन कर्व का ऐसा ग्राफ बनता है, एक बार दिमाग में बैठा लेना। आ जाते हैं सवाल। डेफिनेशन तो आएगी ही आएगी, साथ में क्या पता ग्राफ दे दे। काफी साल पहले देता था यूपीएससी, क्या पता अब फिर दे दे। देखो, फिर आज का टॉपिक है नील कुरिंजी। नील कुरिंजी एक फूल होता है। ठीक है, ये फूल बहुत विचित्र सा फूल होता है। नील कुरिंजी फूल 12 साल में एक बार ही खिलता है। ठीक है, सोचो 12 साल में एक ही बार खिलता है नील कुरिंजी फूल। ठीक है, कितना विचित्र सा फूल है। अभी सोचो ये 12 साल में एक बार ही खिलता है, कितनी वल्नरेबल सिचुएशंस रहती हैं। तो इस नील कुरिंजी का आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। ठीक है। अब ये कहाँ खिलता है नील कुरिंजी? नील कुरिंजी वेस्टर्न घाट्स में खिलता है। वेस्टर्न घाट्स के जो शोला फॉरेस्ट होते हैं ना साउथ इंडिया में, वहां पे खिलता है ये ज्यादातर केरला तमिलनाडु के आसपास ही खिलता है। केरला में इसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, यहाँ पे ये बहुत देखे जाते हैं। जो नीलगिरी हिल्स है ना, उनका नाम भी नील कुरिंजी पे ही पड़ा है कि ये एक साथ ब्लूम कर रहे हैं 12 साल में एक बार। 12 साल में एक बार इस पहाड़ी पे ब्लूम करे, फिर अगले साल इस पहाड़ी पे ब्लूम करे, फिर इस पहाड़ी पे ब्लूम करे। तो जब ये ब्लूम करते हैं ना, एक साथ करते हैं झुंड में, तो पूरी पहाड़ी ही नीली दिखने लग जाती है। इसलिए तो नील कुरिंजी के नाम पे ही नीलगिरी नाम पड़ा है पहाड़ियों का। ठीक है, नीलगिरी हिल्स आपने पढ़े ही होंगे ज्योग्राफी में। अब देखो, ये वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स के आसपास उगते हैं। ये थोड़े तमिलनाडु में भी उगते हैं, थोड़े केरला में भी उगते हैं, पर मेजरली ये केरला में उगते हैं। केरला के शोला फॉरेस्ट में उगते हैं ये। देखो,
शोला फॉरेस्ट तमिलनाडु में भी होता है और शोला फॉरेस्ट केरला में भी होता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। नील कुरिंजी, इट इज अ श्रब दैट ग्रोन इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन साउथ इंडिया। नील कुरिंजी फ्लावर ब्लूम वंस एवरी 12 years। फेमस साइट है एराविकुलम नेशनल पार्क। Plant is named after the famous Kunthi River which flows through Kerala's Silent Valley National Park, where plant occurs abundantly. IUCN status is vulnerable. Blue color of Kurinji has given Nilgiri Hills its name. देखो क्या क्या सवाल आ सकते हैं स्लाइड में से। सबसे पहले आ सकता है नील कुरिंजी क्या है। नील कुरिंजी एक श्रब है जिसमें फ्लावर आता है। नील कुरिंजी एक श्रब है जिसमें फ्लावर आता है। ये कहाँ पर उगता है? ये शोला फॉरेस्ट में उगता है, वेस्टर्न घाट के। शोला फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में उगता है। ठीक है, नील कुरिंजी फ्लावर 12 साल में एक बार ही खिलता है। 12 साल में एक बार खिलता है। ठीक है, ये वल्नरेबल होता है। ठीक है, वल्नरेबल आइसोसिएशन स्टेटस है इसका। ये जो ब्लू कलर है ना नील कुरिंजी का, इसी से नीलगिरी हिल्स का नाम पड़ा है। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लो। फिर दो नेशनल पार्क के बारे में पढ़ाया गया है, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो ये दोनों नेशनल पार्क केरला में है। यूपीएससी नेशनल पार्क से भी सवाल पूछता है कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, ये कौन से में है। तो याद रखो, एराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये दोनों केरला में है। एक और पॉइंट है, कुंती रिवर कौन से नेशनल पार्क से बहती है, कुंती रिवर कौन से स्टेट में बहती है। कुंती रिवर केरला में बहती है, सारे केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में बहती है। ठीक है, एक और बोल रहा हूँ, शोला फॉरेस्ट तो तमिलनाडु और केरला दोनों में है। शोला फॉरेस्ट तो केरला और तमिलनाडु दोनों में है, पर जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा है ना, वो केरला में ही है। जैसे एराविकुलम शोला नेशनल, जैसे एराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, फिर मणिकंठन शोला नेशनल पार्क हो गया, पराबिकुलम शोला नेशनल पार्क हो गया। ये जो दो नेशनल पार्क है ना, पराम्बिकुलम शोला नेशनल पार्क और ऐसे है एक, मतलब जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा हुआ आ रहा है ना, मणिकंठन शोला नेशनल पार्क और पराम्बिकुलम शोला नेशनल पार्क, ये जो दो नेशनल पार्क है, इनके साथ और भी अगर कोई नेशनल पार्क है जिसमें शोला लिखा हुआ आ रहा है, तो जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा हुआ आएगा वो केरला में होगा। ये बात याद रख लो। ठीक है, जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा हुआ आएगा वो केरला में होगा, पर शोला फॉरेस्ट तमिलनाडु में भी होते हैं। ये एक ट्रिक है नेशनल पार्क याद रखने की। जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा होगा, पराम्बिकुलम शोला नेशनल पार्क हो गया और मणिकंठन शोला नेशनल पार्क हो गया, और भी कोई शोला नेशनल पार्क होगा, तो जिस भी नेशनल पार्क के आगे शोला लिखा हुआ आ रहा है वो केरला में है, पर शोला फॉरेस्ट तमिलनाडु में भी है। ऐसे याद रखो, कंफ्यूज नहीं होना। फिर देखो, आज का तीसरा टॉपिक है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, IAS। ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानवर, वो एनिमल्स होते हैं जो कहीं आउटसाइड से आए होते हैं और यहाँ पे रह रहे होते हैं। ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं नेटिव बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम सर्विसेज को और ह्यूमन वेलबींग को। ये ना डिस्टर्ब भी कर देते हैं फूड चेन। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज are animals, plants, or other organisms that are introduced from outside their natural range, negatively impacting native biodiversity, ecosystem services और human well-being। देखो, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में एनिमल्स भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं। किसी भी टाइप का ऑर्गेनिज्म हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज में काउंट हो सकता है। ठीक है, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इंट्रोड्यूस करे गए होते हैं बाहर से। मतलब इंडिया की नेचुरल, इंडिया में एग्जांपल ले लो, इंडिया की जो नेचुरल रेंज है ना, उसमें कोई बाहर से जानवर लाके छोड़ा जाएगा तो वो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है। ठीक है, साथ ही साथ वो नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम सर्विसेज को या ह्यूमन वेलबींग को। ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स वगैरह होते हैं जो बाहर से लाए गए होते हैं नेचुरल रेंज में, और वो उस नेचुरल रेंज को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, बायोडाइवर्सिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज, ह्यूमन वेलबींग को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। ये फूड चेन्स भी डिस्टर्ब कर देते हैं पूरी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि एक तो ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ये कैसे भी कंडीशन में रह सकते हैं, इनको बीमारी भी नहीं होती। देखो, कुछ कुछ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का है, गम्बूसिया करके एक फिश होती है, वो मॉस्किटो ईटिंग फिश थी। मतलब उसकी प्रॉपर्टी होती थी उस फिश की कि वो मॉस्किटोस को खा जाती थी, मॉस्किटो के अंडों को खा जाती थी, गम्बूसिया नाम की फिश। तो वो गम्बूसिया फिश को ना आंध्र प्रदेश में, मतलब तालाब वालाब में छोड़ा गया कि ये मॉस्किटो खा जाएंगे तो मलेरिया नहीं होगा या और भी डेंगू वेंगू नहीं होगा, पर वो एज अ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज एक्ट करने लग गई।
वो उसे हम बाहर से लाए थे, इंडिया की नहीं थी ये गंबूसिया फिश। तो ये इंडिया में लाए अपने से बाहर से, और अब ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लग गई। क्यों? क्योंकि ये फ्रॉक्स के अंडों को भी खाने लग गई, टैडपोल्स को भी खाने लग गई, अदर फिशेस को भी खाने लग गई। और ये थोड़ी पॉइजनस फिश होती है, तो इंसान भी नहीं खाता, इंसान खा लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ये पूरा मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज को नुकसान पहुंचा दिया इस फिश ने। इसने डिसरप्ट कर दी पूरी फूड चेन, कि एक लार्वा होगा, लार्वे को फ्रॉग खाएगा, फिर फ्रॉग जाके फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ऐसे ऐसे करके फूड चेन भी डिसरप्ट कर दी इसने। क्योंकि ये फ्रॉग को भी खा रही है, ये लार्वा को भी खा रही है, सबको खा रही है, इंसेक्ट को भी खा रही है। और देखो ये रैपिड रिप्रोडक्शन होता है इनका काफी, ये जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, फिर रिप्रोड्यूस कर लेती है, तो बहुत ज्यादा आबादी इनकी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ना इनको कोई बीमारी होती है, ना इनको कुछ कम होता है, ठीक है, कैसे भी सरवाइव कर लेती है। ये एग्जाम्पल था एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का। एक बार ध्यान में रख लेना, बहुत सारे सवाल पूछता है यूपीएससी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या पता यूपीएससी यही पूछ ले कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या होती हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। देखो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का एक होगा कि वो बाहर से आई है यहाँ पे नेचुरल रेंज में, और वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर आज का टॉपिक आता है मरचा राइस। क्या नाम है इस राइस का? मरचा राइस, मिर्च राइस, मरचा राइस, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो मरचा राइस होता है ना, ये काली मिर्च के दानों के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? काली मिर्च के दानों जैसा राइस दिखता है, ऐसा बोलते हैं। देखो मैंने बहुत फोटो वगैरह देखी, मेरे को तो नहीं दिखा ये काली मिर्च के दानों जैसा, पर ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये मरचा राइस होता है ना, ये काली मिर्च के दानों जैसा दिखता है, तो इसका नाम पड़ गया मरचा राइस। ठीक है भैया, साइज और शेप वैसा ही है इसका। ये है कहाँ का? ये है बिहार का राइस। बिहार में कहाँ का? बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का है ये राइस। वहां पे जीआई टैग मिला हुआ है इस राइस को। मरचा राइस को जीआई टैग मिला हुआ है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में। मरचा राइस को जीआई टैग मिला हुआ है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से। यही बहुत है। अब देखो ये जो होता है ना, इसका एक यूनिक सा अरोमा होता है, एक सुगंध होती है, एक खुशबू होती है इसमें। कैसी खुशबू होती है? पॉपकॉर्न जैसी खुशबू होती है इसमें, ठीक है। जब इसको कुक कर लेते हैं ना, तो ये फ्लफी फ्लफी सा, नॉन स्टिकी सा बनता है। ये थोड़ा मिठास होती है इसमें। नाम है मरचा राइस, पर इसमें मिठास है। ये डाइजेशन के लिए भी इजी होता है। इसकी जो थोड़ी स्मेल होती है ना, ये कैरेमलाइज पॉपकॉर्न जैसी होती है, थोड़ा मीठा भी होता है ये, ठीक है। ये बहुत फेमस हो रहा है आजकल, इसका चिवड़ा भी बना रहे हैं, ठीक है, फ्लैटन राइस भी बना रहे हैं इसके। दिस राइस इज फेमस फॉर अरोमा, इसकी खुशबू उसके लिए बहुत फेमस है। देखो एक ये नया वर्ड होगा आप सबके लिए, प्लेटेबिलिटी। प्लेटेबिलिटी वो होता है कि हम खाना परोस रहे होते हैं ना, तो क्या सुंदर दिखता है प्लेट में परोसते समय, उसे प्लेटेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। याद रख लो, नया वर्ड भी सीख लो। और इसका जो एरोमेटिक चूरा होता है, इसके जो राइस फ्लेक्स होते हैं ना, जो पोहा अपन बोलते हैं, चिवड़ा बोलते हैं, तो वो उसमें भी पॉपकॉर्न जैसी स्मेल आती है, ठीक है, याद रखना ये बात। मरचा राइस को जीआई टैग कहाँ से मिला है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार से। इसका शेप और साइज होता है ब्लैक पेपर की तरह, इसलिए इसे मरचा राइस कहते हैं, ठीक है। जब इसे कुक कर लेते हैं ना, तो ये फ्लफी हो जाता है, ये नॉन स्टिकी होता है। नाम मरचा राइस है, पर ये थोड़ा स्वीट भी होता है, ये इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। और इसकी जो स्मेल होती है ना, ये थोड़ी पॉपकॉर्न टाइप होती है। ये फेमस हो रहा है अपनी स्मेल की वजह से, ये प्लेटेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, एरोमेटिक बहुत है ये, इसलिए ये बहुत फेमस हो रहा है आजकल। ये याद रख लेना कहाँ का है, कहाँ का जीआई टैग मिला है। मरचा राइस होके भी स्वीट है, इसकी स्मेल कैसी है, नायाब सा राइस है, पॉपकॉर्न की स्मेल वाला राइस है, तो सवाल पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, याद रखना। देखो ये टॉपिक है आखिरी आज का, डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल ना अभी 2025 में ही पूछा गया था, क्या पता दोबारा पूछ लें। या एक फैक्ट पूछा गया था डांसिंग गर्ल से कि ये किस चीज से बनी है, ब्रॉन्ज आंसर है। क्या पता पूछ लें ये डांसिंग गर्ल कहाँ पर मिली थी, कौन सी सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, किस ऑफिसर ने ढूंढी थी, ये बनी कैसी थी, तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। डांसिंग गर्ल एक स्कल्पचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। डांसिंग गर्ल एक स्कल्पचर है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। ये 2500 बीसीई में बनाई गई थी। ये किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है? 2500 बीसीई, यानी 4500 साल पुरानी है ये, ठीक है। ये मिली कहाँ थी? ये मोहनजोदारो वाली साइट पे मिली थी।
कहाँ मिली थी? मोहनजोदारो वाली साइट पे 1926 में अर्नेस्ट मिक्की को मिली थी। किसने ढूंढी थी? अर्नेस्ट मिक्की ने। कब ढूंढी थी? 1926 में। कहाँ ढूंढी थी? मोहनजोदारो पे। ठीक है। ये बनी थी लॉस्ट वैक्स मेथड से। लॉस्ट वैक्स मेथड को साइर पर्ड्यू भी कहते हैं। लॉस्ट वैक्स मेथड को साइर पर्ड्यू भी कहते हैं। देखो हिस्ट्री में लॉस्ट वैक्स मेथड की बहुत मान्यता है, काफी जगह यूज करा गया है ये वर्ड, तो इसको साइरे पर्ड्यू भी कहते हैं, ये भी याद होना चाहिए। क्या पता हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में से प्रीलिम्स में सवाल आ जाए। ठीक है। अब इस गर्ल के बारे में देख लेते हैं, इस स्कल्पचर में के बारे में देख लेते हैं। इस स्कल्पचर के हाथ देखो, इन्होंने बैंगल्स पहन रखे हैं ना, ऐसे यहाँ पे बैंगल्स पहन रखे हैं ना, तो इस गर्ल ने एक तो बैंगल्स पहन रखे हैं और एक नेकलेस भी पहन रखा है जी। ये त्रिभंग पोजीशन में खड़ी है। त्रिभंग पोजीशन क्या होती है कि तीन तरफ से आप बेंड हुए हुए हो थोड़ा। एक तो इनके घुटने बेंड हुए हुए हैं, एक इनकी कमर देखो, और फिर एक इनके कंधे देखो, तीन जगह से है तो त्रिभंग पोजीशन में ही खड़ी हैं। फिर इनकी स्कल्पचर पे कोई क्लोथ्स नहीं मिले, बैंगल्स मिले हैं पर एंकलेट्स नहीं मिले, ये बात भी आप देख लो, एंकलेट्स के पैर ही नहीं दिख रहे। ठीक है। द स्कल्पचर इज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज अलॉय होता है। किसका अलॉय होता है? कॉपर प्लस टिन का अलॉय होता है ब्रॉन्ज। याद रखना, कहीं कुछ भी सवाल पूछ सकता है, यूपीएससी का भरोसा क्या है। खैर पता भी होनी चाहिए, बेसिक बात है तो तुम्हें। लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होता है? देखो पहले ये क्या करते हैं, ऐसे मिट्टी लेते हैं, मिट्टी में ऐसे साइज बनाते हैं किसी चीज का, शेप बन, देखो ये मान लो ये मेरा हाथ है, ये मिट्टी है, ऐसे ये ढांचा बनाते हैं मिट्टी में किसी चीज का। ठीक है, ऐसे शेप दे दी। फिर शेप में क्या करते हैं, ये वैक्स भर देते हैं। फिर जब गरम गरम वैक्स भरते हैं, फिर जब ये ठंडा होकर स्ट्रांग हो जाता है ना, तब मिट्टी या क्ले हटा लेते हैं, फिर वो चीज बच जाती है। तो ऐसे ही कहते हैं लॉस्ट वैक्स मेथड। तो ये भी इसी मेथड से बनी है। ठीक है, क्ले में इन्होंने साचा बनाया होगा इस स्कल्पचर का, फिर उसमें गर्मा गर्म वैक्स भर दिया होगा, फिर वैक्स ठंडा हो गया होगा, फिर वो क्ले हटा दी होगी, तो ये बन गई स्कल्पचर। ठीक है। एक बार देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। डांसिंग गर्ल, ये स्कल्पचर है हड़प्पा सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। ये डेट बैक करता है 2500 बीसी में ये बना था। ठीक है, मोहनजोदारो में ये मिला था 1926 में अर्नेस्ट मिक्की को। ये लॉस्ट वैक्स मेथड से बना है। लॉस्ट वैक्स मेथड को साइर पर्ड्यू भी कहते हैं। ठीक है, त्रिभंग पोजीशन में स्कल्पचर खड़ा है, इसने बैंगल्स पहन रखे हैं, नेकलेस पहन रखा है, पर क्लोथ्स नहीं है, ना ही एंकलेट्स हैं, और ये ब्रॉन्ज से बना है। ठीक है। थैंक यू। कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना 17th पार्ट आज कंप्लीट हो गया है। 17 इंटू 5 करो एक बार। अपन ने तकरीबन 85 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए सीरीज में आज अपन ने। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। अपना टारगेट है 500 टॉपिक्स कवर करने का करंट अफेयर्स में, जिससे अपना प्रीलिम्स आराम से निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।